नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की शुरुआत करेंगे गुस्से की तस्वीरों के साथ, सिस्टम के खिलाफ नाराजगी और आक्रोश की खबरों के साथ। खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां पर गरीबों के लिए खाना लेकर निकली एक भोजपुरी एक्ट्रेस का गुस्सा पुलिस, प्रशासन, सीएम, पीएम सब पर फूट पड़ा। महिला की गलती ये थी कि वो बिना हेलमेट पहने सड़क पर स्कूटी लेकर निकल गई थी। पुलिस ने भी महिला से किसी तरह की कोई बदसलूकी नहीं की, लेकिन कोरोना से बिगड़े हालातों के चलते किस तरह गुस्से का पारा हाई होता जा रहा है, इस खबर को देखकर आप समझ जाएंगे। अच्छा, एक बात सुनिए, अगर आज इनकी नौकरी गई तो पूरा बिहार में जो है ना नहीं तलगा मच गया, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसकी तो चालान काटने से रही और आप काटने से रहे और आपकी नौकरी भी जाने से रही। चलिए, ये आम आदमी का गुस्सा, कोरोना काल में यह आम आदमी की खीज, बीच सड़क महिला का ये हंगामा बता रहा है कि लोग कितने परेशान हैं। आज या नीतीशवा आगे काटेगा इसका चालान, या नहीं तो आपकी नौकरी अगर छुआ तो उसकी तो ऐसी तैसी होएगी। हंगामा कर रही महिला का नाम संध्या सिंह है। कई भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन जब पुलिस ने इन्हें रोका तो संध्या सिंह आग बबूला हो गए। संध्या सिंह चीख चीख कर कहने लगी, उनका भी सोचो जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। जब मन किया साला ऑर्डर फरमा दिया, लॉकडाउन बजा दो। अरे जब देखा तो साला जब बाजार बंद करवा दिया। अरे रोज ठेला वाला खाता है, कमाता है, खाता है, उसकी क्या? भूखे मर रहा, देखो ना रिक्शा वाला भूखे मर रहा। उसको जाके पूछे कभी कि वो भूखा है कि नहीं? उसको खाना देने निकलो तो वीडियो शूट हो रहा, चालान पे चालान काटे जा रहे। वीडियो बिहार की राजधानी पटना के बोरिंग रोड चौराहे का है, जहां पुलिस ने संध्या सिंह को रोका था। पुलिस के जवानों ने संध्या से लॉकडाउन के समय बाहर निकलने की वजह पूछी थी। पूछा था कि मैडम आपने हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा है। संध्या सिंह ने कहा है कि मैं गरीबों को खाना देने आई हूँ। बस इसी पर ट्रैफिक पुलिस और महिला के बीच तीखी बहस हो गई। कहाँ जाती है? नीतीशवा के पॉकेट, मोदिया के पॉकेट में। बोरिंग रोड चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस महिला को कहती रही कि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए ही है, जिस पर महिला ने कहा कि ठीक है, लेकिन वो लॉकडाउन के समय हर बार गरीबों को खाना बांटती है, उनकी मदद करती है, क्योंकि वो भूखे पेट है। सुनिए ना मीडिया भैया, एक बार बात करिए दीपक से और राजेश भैया से। आपको बताएंगे ये गाड़ी का पास इसलिए बनेगा कि गरीब लोग जो भूखे मर रहे उसका जाके वीडियो क्यों नहीं शूट कर? नहीं, वो तो सब ठीक है। वही देखने के लिए गई थी, बनाइए वीडियो आप। हाँ। मैं वही देखने के लिए गई थी, हर लॉकडाउन में करती हूँ मैं ये काम। अच्छा। इसको लगाइए वीडियो जितना लगाना है। हेलमेट भी नहीं लगाएंगे आप? हाँ, नहीं लगाऊंगी मैं। लॉकडाउन के समय संध्या सिंह पहले पुलिस वालों से भिड़ी और फिर टारगेट पर मीडिया वाले आ गए। कानून का पालन नहीं करें। आपको हेलमेट का चिंता हो रहा है? क्यों हेलमेट का चिंता नहीं होगा? हेलमेट का चिंता हो रहा है, हाँ। लेकिन ये चिंता नहीं हो रहा है कि रिक्शा वाला भूखे मर रहा है। मैं तो हर पिछले तो रूल तोड़ के करेंगी आप कुछ भी? नो, पिछले साल भी मैं लॉकडाउन में बांटी हूँ खाना, और इस साल भी बांटूंगी, क्योंकि मोदी को समझ नहीं आता है और नीतीश कुमार को नहीं आता, मुझे तो आता है। पुलिस और मीडिया वालों ने बार बार समझाया कि मैडम, गरीबों को खाना बांटने के लिए आपको नहीं रोका गया है, आपको हेलमेट नहीं लगाने की वजह से रोका गया है। लेकिन एक आम आदमी की तरह संध्या का गुस्सा फूट पड़ा। संध्या ने कहा कि इस वक्त हेलमेट की नहीं बल्कि लोगों को मदद की जरूरत है। मुझे आप पूछना चाहते हैं ना, पूछिए मेरे से। सवाल पूछिए। सवाल ये कि आपने हेलमेट नहीं लगाया। हेलमेट छुड़ को लात मारी है, क्यों? क्योंकि हेलमेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी कोरोना को लेकर के लॉकडाउन किया गया है। कभी पूछा आपने कि अगर कोरोना में आदमी मर जाता है तो हेलमेट का ओझ हिलेगा? इसके बाद मैडम ने पुलिस को एक आम आदमी की तरह अपनी समस्या भी बताई। स्कूटी की डिग्गी खोली, टिकट निकाली और पूछा कि इस तरह की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। ये मेरी टिकट है, मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा। ये मेरी टिकट है और मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा जंक्शन जाने के लिए। सर आप बताइए मैं कैसे जाऊँ? इसको लेके जाऊँ? कहाँ लगाऊंगी? 1.5 लाख की गाड़ी चोरी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, कहाँ लगाऊं? उसके चलते 3 घंटे से फिर रही थी मार्केट में। फिलहाल महिला के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज करने का आदेश हो चुका है। करके कहाँ जाती है? नीतीशवा के पॉकेट, मोदिया के पॉकेट में। बिहार के लोग लॉकडाउन का मजाक बना रहे हैं। कोई स्कूटी पर बिना हेलमेट घूम रहा है तो कोई ई पास के लिए नए नए तरकीब अपना रहा है। बिहार में बेहद जरूरी काम के लिए ई पास लेकर बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अब ई पास को लेकर लोग अलग अलग आइडिया अपना रहे हैं।
पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार ने ट्वीट कर एप्लीकेशन जारी की, जिसमें ई पास देने की अपील की गई है और बीमारी बताई गई है चेहरे और माथे पर पिंपल। इसी पर तंज कसते हुए राहुल कुमार ने लिखा कि भाई तुम्हारे पिंपल का इलाज अभी इंतजार कर सकता है। अब जरा महाराष्ट्र के बीड़ शहर में जिला अस्पताल केंद्र की तस्वीर देखी। चारों तरफ भीड़ है, ये लोग वैक्सीन लेने पहुंचे हैं। भीड़ को काबू में करने के लिए इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने लोगों से लाइन में लगने को कहा, लेकिन कई लोग पुलिस वालों से ही उलझने लगे, बदतमीजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस वालों ने युवकों को बुरी तरह पीटा। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। कोरोना के इस मुश्किल समय में घर ही सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन कई तफरीबाज अपने साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, जिसके खिलाफ अब पुलिस हर जगह सख्त एक्शन ले रही है। पटना से अमिताभ ओझा और बीड़ से विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने देखा कि एक तरफ इंसान गुस्से में है, निराश है, बदहवास है, दूसरी तरफ कुछ लालची और मतलबी लोगों की कारगुजारियां बची कुछ उम्मीदों का कत्ल कर रही हैं। देश में दवाओं और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच नकली और महंगा माल बेचने वाले कालाबाजारियों की भीड़ लगी हुई है। दिल्ली में पुलिस ने ऐसे ही एक गैंग को एक्सपोज किया है। दूसरी तरफ नकली रेमडेसिविर बेचने वालों के लिए गुजरात के छात्रों ने एक अनोखा तरीका इजाद किया है। आइए आपको दिखाते हैं दोनों खास खबरों से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में जिंदगी बचाने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा डिमांड में हैं। पहली है रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर। आज जैसे ही रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी और सप्लाई में कमी आई, वैसे ही आपदा को अवसर बनाकर लोगों की जिंदगी के बदले अपनी जेब भरने वाले यमदूत भी सामने आने लगे। देश में हर रोज ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी करने वाले और नकली माल बाजार में खपाने वालों की धरपकड़ जारी है। गुजरात में भी कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जोरों पर है। लेकिन अब गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसका हल निकाल लिया है, जिससे महज 5 मिनट में पता चल जाएगा कि रेमडेसिविर असली है या नकली। कोरोना महामारी में जो तमाम किल्लतें मरीजों को आ रही है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ नकली दवाइयाँ जो है वो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और सबसे ज़्यादा जो जीवनदायिनी दवा है रेमडेसिविर, वो आजकल बहुत ज़्यादा नकली मिल रही है। बार बार गिरोह पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अब उसका तोड़ जीटीयू ने निकाल लिया है और वही बताने के लिए मैं इस समय मौजूद हूँ। ये आप एक जो मशीन देख रहे हैं जो जीटीयू के द्वारा डेवलप की गई है आईसीएच की गाइडलाइन से, इससे पूरी तरह से परख हो जाएगी कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो यूज़ किया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मरीज़ यहाँ पर आएगा और 5 मिनट में उसे पता चल जाएगा कि वो असली है या नकली है। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाली ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी के असिस्टेंट प्रोफेसर कश्यप ठुम्मर के गाइडेंस में मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के छात्रों ने रेमडेसिविर टेस्टिंग मेथड डेवलप किया है, जिसे बेहद कारगर माना जा रहा है। क्या है ये मशीन, किस तरह से ये काम करता है, उसे बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर कश्यप ठुम्मर। डॉक्टर कश्यप, ये किस तरह से काम करता है, कैसा इसका पूरा प्रोसीडिंग होता है, जरा अगर बता सके तो। जी सर, ये इंस्ट्रूमेंट को हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। अच्छा। ये इसको सेपरेशन टेक्निक की कैटेगरी में रखा जाता है और इसमें मेन पार्ट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के, जो होते हैं स्टार्ट कर अगर हम तो मोबाइल फेज होता है। मोबाइल फेज के बाद यहाँ पे मोबाइल फेज में सोलवेंट रहते हैं। वो सोलवेंट अलग अलग पोलैरिटी होती है, सब उसकी अलग अपनी प्रॉपर्टी होती है और वो ड्रग एनालिसिस में काफ़ी अहम उसका रोल है। तो मोबाइल सिलेक्ट करने का एक मेन चीज़ होती है मेथड, कोई भी मेथड डेवलप करने के लिए या ड्रग एनालिसिस करने के लिए। वो सोलवेंट, ये पंप यहाँ पे होता है, तो पंप से ये सोलवेंट सिस्टम में जाता है और ये ऑटो सैंपलर है। तो ऑटो सैंपलर से जो भी हमने सैंपल्स बनाए हैं वो सभी हमको सैंपल इस ये छोटी छोटी वायल्स में भर देना है और ये पूरे सैंपल्स आप रख के प्रोग्रामिंग करके आप अपने घर जा सकते हो और आपको सुबह आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन यानी ICH के दिशा निर्देशों के मुताबिक पहली बार गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी HPLC मेथड को विकसित किया है। यूनिवर्सिटी को उम्मीद है कि उनकी ये तकनीक देश में नकली रेमडेसिविर दवा बेचने वालों को एक्सपोज करने में बेहद कारगर साबित होगी। ये पैंडेमिक चल रहा था तो कुछ न कुछ पैंडेमिक रिलेटेड वर्क इधर हम करते हैं और रिसर्च हमारा कॉन्टीन्यूस चालू रहता है। तो जब ये नया मार्केट में आया तो जिसकी प्रोसीजर नहीं थी तो हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने सोचा कि हमें उसको डेवलप करना है। तो करीब 6 महीने से उस पर वर्क करते थे और इसमें फिर उसको सफलता मिली और एक अच्छा मेथड डेवलप किया। अभी बहुत जो एडल्टरेटेड मार्केट में आ गए हैं वायल्स, तो ज़रूर जब आज प्रेस में आया तो बहुत लोगों का फ़ोन आया और सबने बताया कि कहाँ होगा, कितने बजे होगा, कैसे देने का सैंपल। तो मुझे लगता है कि बहुत पब्लिक उसका लाभ उठाएगी और कुछ इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इंटरेस्ट रखती है, क्योंकि सबको अभी कुछ डाउट होता है कि ये हमारा इंजेक्शन असली है कि नकली है। जैसे हमने सैनिटाइज़र में इस प्रकार का प्रयोग किया था तो 600 से ज़्यादा सैंपल हमने टेस्ट किए, तो बहुत सैंपल आए थे। तो इसमें भी लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। देश में नकली दवाओं के साथ साथ जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन के साथ भी खिलवाड़ जारी है। राजधानी दिल्ली में फायर एक्सटिंग्विशर को ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग देकर जालसाजी करने वाले लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक अलीपुर में छापेमारी के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि रवि शर्मा नाम का शख्स फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर से लाल रंग उतार कर काले रंग में रंग रहा है और इस फायर एक्सटिंग्विशर में ऑक्सीजन भरने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद अब्दुल और शंभू नाम के 2 शख्स इस काम में रवि शर्मा की मदद कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 532 फायर एक्सटिंग्विशर गैस सिलेंडर, 20 ऑक्सीजन सिलेंडर के नोजल बरामद किए। राजधानी दिल्ली में साधना डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो आग बुझाने वाले सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर में बदलकर बेचा कर रहे थे। हालांकि ये जब सूचना पुलिस को मिली, ये बताया गया कि कुछ एक ऐसे लोग हैं गैंग के जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं। दरअसल मैं आपको बताऊं कि जैसे ये एक नोज़ल है, ये आग बुझाने वाला सिलेंडर है, ये पहला फॉर्म है जो अपने पास वो रखते थे। उसके बाद इसका पहला काम होता था इसके नोज़ल को निकालना, उसके बाद उनका रंग उतारना। ये दूसरा फॉर्मेशन है। ये सिलेंडर आप जो देख रहे हैं, इन सिलेंडरों को दूसरे फॉर्म में पहले उनका नोज़ल निकाल के रंग निकालना, रंग निकालने के बाद उसमें रंग चढ़ाना, यानी 5 फॉर्मेशन। अगर हम कहें जिस तरीके की नोज़ल होती है ऑक्सीजन वाली, इस तरह की नोज़ल लगा देना ताकि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर बना पाएँ और उसके बाद उसका कलर को चेंज करना, यानी ये ब्लैक कलर कर देना। ये इस तरीके का गैंग था। एक सूचना मिली थी अलीपुर के अंदर एक गोडाउन है, वहाँ 3 लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। कोरोना के दौर में जहाँ ऑक्सीजन की मारामारी है, ये जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं उनको बदलकर ऑक्सीजन सिलेंडर बना के 13,000 में बेच रहे थे। दरअसल दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूटर 13,000 में 4.5 लीटर का सिलेंडर बेच रहे हैं। ये रेट बाजार के लिहाज से बहुत ज्यादा था, लिहाजा शिकायत पर दिल्ली पुलिस की टीम ने अलीपुर इलाके में छापेमारी की और इस कार्रवाई में नकली ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला पूरा गैंग पकड़ा गया। रेड कराया अलीपुर में, तभी वहाँ पता चला है इनके पास कई सारे जो एम्प्टी फायर एक्सटिंग्विशर, जो कार्बन डाइऑक्साइड भरने वाला जो सिलेंडर है वो काफ़ी पड़ा था। दूसरा वहाँ पर और भी काम हो रहा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो सिलेंडर है उसको टैम्पर करके, उसको कलर निकाल के काली कलर उसको पेस्ट करके, उसको चेंज करके ऑक्सीजन सिलेंडर का जो नासिल वो भी लगवा के इसको ऑक्सीजन सिलेंडर में बदल के इसको बेचने का इनका काम था। इनके पास हमने कई सारे जो सिलेंडर वहाँ पड़ी थी उस सबको हमने सीज किया है। कम से कम 500 से ज़्यादा जो ऑक्सीजन सिलेंडर के तौर पर जिन्होंने चेंज कर जो बना कर रखा था वही सिलेंडर हमने इसको सीज किए हैं। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद यही अफसोस होता है कि जब पूरा देश जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा हो, बहुत बड़ी आपदा से निपटने के लिए लोग हर किसी से मदद की आस लगाकर बैठे हों, ऐसे हालातों में चंद रुपयों के लिए जालसाज और कालाबाजारी अपना ईमान और जमीर दोनों बेच देते हैं।
अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह और दिल्ली से राहुल प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तीसरी लहर बच्चों पर कहर। जी हाँ, संक्रमण की दूसरी लहर ने देश के ज्यादातर हिस्सों में हाहाकार मचा रखा है। कई राज्यों में दूसरी लहर के पीक पर पहुंचने का अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। लेकिन इस आपदा के बीच ही तीसरी लहर के अल्टीमेटम ने हिंदुस्तान की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। कोरोना को लेकर जारी हो रही रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गर्मियां खत्म होते होते देश तीसरी लहर की चपेट में होगा और कोरोना की ये तीसरी लहर 18 साल से कम के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है। और इस अलर्ट के बाद बचाव की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी सुनामी का अलर्ट। महामारी से बच्चों को रखिए सतर्क। देश की नौनिहालों पर कोरोना का साया। बिन वैक्सीन जिंदगी पर खतरा गहराया। कोरोना की पहली लहर ने बुजुर्गों की जिंदगी ले ली, दूसरी लहर ने युवाओं को बुरी तरह अपनी चपेट में लिया और अब तीसरी लहर से बच्चों की जिंदगी पर खतरा आन पड़ा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और हालात किस कदर भयावह हो चुके हैं, इसकी तस्वीरें हर राज्य, हर जिले, हर शहर से लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन अब इससे भी ज्यादा खतरनाक और डराने वाला अलर्ट सामने आया है। हेल्थ विभागों के जानकार और कोविड टास्क फोर्स में शामिल वरिष्ठ डॉक्टर्स ने सरकार को आगाह किया है कि इस साल के सितंबर-अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ेगा। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 30% ऐसे ग्रुप का है जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है और जिनको हम पीडियाट्रिक ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। तो 30% अपने आप में एक बहुत बड़ी जनसंख्या का हिस्सा है। ये 30% जनसंख्या आने वाले समय में एक खतरे में घिरने जा रही है। जैसा कि चर्चा चल रही है कि भारत में अब दूसरी वेव के बाद तीसरी वेव के आने का खतरा है। अगर हम ट्रेंड देखें तो पहली वेव में जहाँ पे एल्डरली यानी कि 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को खतरा था, जो अभी करंट दूसरी वेव चल रही है इसमें यंग लोगों को खतरा है। अब इस तरह जो तीसरी वेव है इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा है। तो हमें इस तीसरी वेव के आने के पहले ज़रूर वो सब तैयारियां कर लेनी चाहिए कि अगर बच्चों को खतरा हो तो हम उनको कैसे बचा पाएँ, कौन सी सावधानियां रखनी है और उनकी सुरक्षा आखिर कैसे इंश्योर करी जाए। कोरोना संक्रमण के दौर में सामने आए इस अलर्ट के बाद बच्चों को सुरक्षित करने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। पहली और दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में बच्चों की सुरक्षा को लेकर मुंबई महानगर पालिका ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। थर्ड वेव एक्शन प्लान के मुताबिक छोटे बच्चों के लिए पेडियाट्रिक वार्ड बनाया जाएगा। ये वार्ड नेस्को जंबो कोविड सेंटर गोरेगांव में बनाया जाएगा। इस पेडियाट्रिक वार्ड में 12 साल से कम उम्र के बच्चों का इलाज किया जाएगा। सेंटर में 700 बेड बनाए जाएंगे, जिसमें 300 बेड बच्चों के लिए होंगे, 25 बेड पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए रहेंगे। इसके अलावा 300 बेड पेडियाट्रिक वार्ड, 50 बेड NICU और 50 बेड PICU वार्ड में माताओं के लिए रखे जाएंगे, जिनके बच्चों का इलाज सेंटर में किया जाएगा। जहां तक महाराष्ट्र के कोविड संक्रमण के जो नए मामले देखने को मिल रहे हैं उसमें 0 से 10 साल के बच्चों में इसका प्रतिशत 3.04 है और 10 से 20 साल के बच्चों, किशोरों और युवाओं में ये 6.80% दर्ज किया गया। लेकिन एक्सपर्ट तीसरी लहर में इसकी भयानकता की ओर इशारा कर रहे हैं। शिवसेना के दक्षिण मुंबई के सांसद राहुल शेवाले ने PM और CM को खत लिखकर कोविड की तीसरी लहर के बारे में आगाह किया है। साथ ही लहर के आने से पहले प्रदेश में मुकम्मल हेल्थ केयर स्ट्रक्चर की जरूरत पर जोर दिया है। थर्ड वेव आएगी तो ये जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया कि वैक्सीन अभी 18 के ऊपर के सभी को लग जाएगा। 18 के नीचे के बच्चों को वैक्सीन न होने की वजह से और उनके लिए औषध भी मेडिसिन नहीं होने की वजह से उनको आने वाले थर्ड वेव में बहुत ही बड़ा धोखा है। तो ये संकट, आने वाले संकट देखते हुए केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से पूरी तैयारी होनी चाहिए। इसके लिए पेडियाट्रिक कोविड सेंटर यानी कि वहाँ पे पेडियाट्रिक वेंटिलेटर सिस्टम, पेडियाट्रिक ICU और बच्चों के लिए पूरी फैसिलिटी वहाँ पे हुई, ऐसा कोविड सेंटर बनाना बहुत ही जरूरी है।
अलर्ट के बाद तैयारियों का खाका खींचा जा रहा है। जल्द तैयारियां भी शुरू होंगी, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि बच्चों का ख्याल अभी से रखा जाए। सुनिए तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं। कि अभी तक पीडियाट्रिक वैक्सीन नहीं आई हुई है, इसलिए 18 साल से नीचे की उम्र के लोगों का खतरा लगातार बरकरार है। अगर इससे बचना है तो हमें तमाम तैयारियां एक साथ करनी पड़ेंगी। सबसे ज़रूरी है कि पीडियाट्रिक वैक्सीन जो दुनिया भर में अगर अभी अवेलेबल है उनको जल्दी से जल्दी भारत लाया जाए। भारत की जो कंपनीज हैं उनके ट्रायल्स तेज़ किए जाएं, उनको जल्दी अप्रूवल मिले ताकि बच्चों में वैक्सीनेशन चालू हो सके। बिना वैक्सीनेशन के इतने बड़े टारगेट ऑडियंस को सुरक्षित रख पाना बहुत मुश्किल बात है। अगर हम वैक्सीनेशन को जल्दी से रोल आउट कर पाएंगे तो जो तीसरी वेव है उसके आने तक हम तमाम सारी जनसंख्या बच्चों की है उसको सुरक्षित रख पाएंगे। इसके अलावा संभावित खतरों को देखते हुए जो बच्चों का सेटअप है यानी कि पीडियाट्रिक वार्ड्स है, पीडियाट्रिक आईसीयू है या पीडियाट्रिक हेल्थ केयर है, इसको समय रहते हमें बहुत मजबूत करना पड़ेगा ताकि अगर इस तरह की आपदा आ गई तो इन बच्चों का उन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पीडियाट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर का उसमें समुचित इलाज हो पाए। गुरुवार को दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी बच्चों पर कोरोना महामारी के अलर्ट को लेकर चिंता जताई। न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर सामने दिख रही है और इसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ सकता है। तीसरी लहर से पहले वैक्सीनेशन के मौजूदा अभियान को तेजी से पूरा करने की जरूरत है। देश कोरोना की तीसरी लहर में प्रवेश कर सकता है और उसको लेकर अगर हम आज तैयारी करेंगे तो उससे लड़ पाएंगे। बच्चों पर कोरोना महामारी को लेकर सामने आई इस चेतावनी की असल वजह यह है कि हिंदुस्तान में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू किया जा चुका है। अब सिर्फ देश में नाबालिग हैं जिन्हें संक्रमण से लड़ने के लिए अपनी नेचुरल इम्यूनिटी का सहारा लेना है। दुनिया में कनाडा ने 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है और अमेरिका भी 10 से 15 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है। ऐसे में बच्चों के लिए सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है और इसके लिए हम सबको अपने उपाय आज से ही शुरू करने होंगे। मुंबई से विनोद जगदाले और दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट्स न्यूज़ 24। तो देखिए एक तरफ तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी इस वक्त हो रही है, इसे अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के 2 महानगरों में चल रही ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने की भी कोशिश लगातार हो रही है। दिल्ली और मुंबई में हमारे संवाददाताओं ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की तैयारियों का जायजा लिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं देश की 2 राजधानियों से सामने आई रियल ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली की जान में जान आई। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। राजधानी में डीआरडीओ ने एम्स, आरएमएल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का बीड़ा उठाया है और इनमें से 2 संयंत्रों को दिल्ली पहुंचाकर फिट भी किया जा चुका है। ये 2 प्लांट एम्स और आरएमएल अस्पताल में लगाए जा चुके हैं। दिल्ली के दोनों बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट फिटिंग की हकीकत जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एम्स में फिट हुए ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीर। हवा और दवा के इंतजाम पहले हो जाते तो शायद कई जिंदगियों की डोर छूटती नहीं। बहरहाल जिस तरीके से दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हालात हैं उस पर सरकार ने अब कदम उठाना शुरू कर दिया है। एम्स में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, साथ ही कई और बड़े अस्पताल में भी प्लांट लगाया गया है ताकि 1 मिनट में 1000 लीटर का ऑक्सीजन जनरेट हो सके। तीसरी लहर का संकेत है और ऐसे में अगर अब सरकारें सख्त नहीं हुई और बोर्ड फुट लेवल पर अगर काम नहीं किया तो शायद जिस दूसरी लहर में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी थी वो तीसरी लहर में झेलनी न पड़ जाए। एम्स के साथ साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। आरएमएल प्लांट को फिट करने में सिर्फ 2 दिन का वक्त लगा। जानकारी के मुताबिक आरएमएल अस्पताल में लगा ऑक्सीजन प्लांट 1 मिनट में हजारों लीटर लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है।
दिल्ली में ऑक्सीजन की जिस तरीके से किल्लत है उसको देखते हुए दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में प्लांट्स लगा दिए गए हैं। इस वक्त मैं आरएमएल अस्पताल में हूं और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों में प्लांट लगाया गया है। ये प्लांट किस तरीके से काम करेगा, सबसे पहले यहाँ जो इंजीनियर है सचिन कुमार आइए उनसे बात कर लेते हैं। प्लांट जो है अब लग गया है, किस तरीके से ये काम करेगा, किस तरीके से ऑक्सीजन जनरेशन होगा? मैम सबसे पहले तो ऑक्सीजन के लिए हम एयर सक्शन होना जरूरी है, एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एलजी का ये एयर कंप्रेसर हमने उसके लिए लगाया हुआ है। ये एयर सक होता है, एनवायरनमेंट से एयर सक्शन होती है, तो ये एयर को प्रेशर में डेवलप करता है। जैसे ये 500 CFM की मशीन है तो ये प्रेशर डेवलप करेगा 6 बार 7 बार एज पर रिक्वायरमेंट। तो अभी हमने 6 से 7 की सेटिंग की हुई है, तो 7 बार पे ये 500 CFM की एयर ये जनरेट करेगा। एयर जो प्रेशर बनेगी 7 बार पे वो 500 CFM प्रेशर जो होगा एयर इसके थ्रू बाहर निकलेगा आपका। ये जो आउटलेट पाइप है यहाँ से एयर आएगी और इस एयर को हमने कनेक्ट किया है ड्रायर से। तो इस ड्रायर का काम है, ये क्या करता है, ये ड्यू पॉइंट अचीव होती है, इसके टेम्परेचर को डाउन कर देता है एयर की। तो अगर ये लगभग 4 बार 4 डिग्री सेल्सियस तक डाउन करेगा, 3 to 4 डिग्री सेल्सियस। उस पर क्या होगा कि आप फर्दर अगर एयर यूज़ करते हैं तो इस टेम्परेचर तक इस एयर में कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं आएगी, कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह कुछ नहीं होता, एयर की क्लियरेंस हो जाए, प्योरिटी मिल जाती है। ये यहाँ से इन हुआ एयर, उसके बाद ये आउटलेट है, यहाँ से आउटलेट होके एयर का जो है इसमें स्टोर होगा, इसको एयर टैंक बोलते हैं, एयर रिसीवर टैंक है। यहाँ पे जब एयर स्टोर होने के बाद यहाँ से आउटलेट होगी एयर के, यहाँ पे भी हमने कार्बन फिल्टर लगा रखा है, लाइन फिल्टर्स लगाए हुए। ये क्या करेगा, ये इसमें अगर कुछ है डस्ट पार्टिकल तो ये भी थोड़ा बहुत या फिर कुछ भी है उसको बाहर कर देगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।